Hello students, today we will read the first chapter of history of class 9th and the chapter is about French Revolution. Today we will discuss about the next topic. The topic is a growing middle class envisages and into privileges. इसमें ये बताया गया है कि कैसे उभरते मध्य वर्ग ने जो विशेषाधिकार थे जो कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट वालों को मिले हुए थे, कैसे उनका के अंत की परिकल्पना की। In the past, peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity. पहले भी जो कामगार थे या जो भी वर्कर्स थे, जो किसान थे, उन्होंने बढ़ते हुए टैक्सेस को लेकर और जो अकाल की कंडीशन हो रही थी, जो ब्रेड के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा महंगे हो रहे थे, इनके अगेंस्ट में उन्होंने आंदोलन चलाए, but they lacked the means and programs to carry out full-scale measures that would bring about a change in the social and economic order. लेकिन उनके पास संपूर्ण साधन नहीं थे या वो कार्यक्रम नहीं थे जिनकी वजह से वो अपने जो आंदोलन तो उनको बहुत ही अच्छी तरह से चला सके, जिससे कि उनके समाज में सामाजिक और जो आर्थिक डिसऑर्डर हो चुका था, जो इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका था सोसाइटी में रिच और पुअर के बीच में, उसको फुलफिल करने के लिए उनके पास प्रॉपर मीन्स और प्रोग्राम्स नहीं थे। This was left to those groups within the third stage who had become prosperous and had access to education and new ideas. लेकिन थर्ड स्टेट में ही कुछ लोग ऐसे थे जो कि अब पढ़े लिखे भी थे और उनके पास कुछ पैसे भी थे, प्रॉस्परस थे, तो कि वो इन सारे आंदोलनों में होने वाले खर्च को भी भर सके और जो नए आइडियाज़ थे जो क्रांति के लिए ज़रूरी थे या फिर लोगों को मोटिवेट करना, उन्हें अपने अधिकारों के लिए सचेत करना, इन सारी बातों का जो जिम्मा था वो थर्ड स्टेट के पढ़े लिखे लोगों ने उठाया, जो कि थोड़ा बहुत रिच भी थे इन द कंपैरिजन ऑफ पीजेंट्स एंड जो लेबरर्स थे उनके कंपैरिजन में जो थोड़े बहुत अमीर भी थे और काफ़ी पढ़े लिखे भी थे जिनके पास उस समय नौकरी भी नहीं थी। तो ऐसे लोगों ने इन आंदोलनों का जिम्मा उठाया। The 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class. 18th सेंचुरी ने ऐसे एक नए सोशल ग्रुप को क्रिएट होते हुए देखा जो कि मिडिल क्लास से ही निकला था, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textiles that were either exported or brought by the richer members of society. ये मिडिल क्लास ऐसा मिडिल क्लास था जिसने कि बिजनेस किया, ट्रेड किया और दूसरे देशों के साथ भी समुद्र पारी व्यापार भी किया। ये क्या करते थे? मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, ये सामान बनाते थे। किस तरह के? वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स, वूल और सिल्क के जो कपड़े होते थे वो बनाते थे, उनको बेचते थे। एंड वो इधर एक्सपोर्टेड, या तो बेच देते थे या फिर जो कपड़े होते थे जैसे कि सिल्क वगैरह, जो कि माना जाता था उस समय की जो रिच क्लास की फैमिलीज होती है या रूलर्स की जो फैमिलीज होती है, वही लोग उनको परचेज कर सकते थे, वही उनको पहनते थे। तो इस तरह से जो मिडिल क्लास, जो थर्ड स्टेट में मिडिल क्लास जो कि उभर कर आ रहा था, उन्होंने व्यापार भी किया, दूसरे देशों के साथ भी व्यापार किया और उनके जो सिल्क क्लॉथ्स होते थे वो या तो बेच देते थे या उनकी ही सोसाइटी के जो रिच पर्सन होते थे वो उनको परचेज कर लेते थे। इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, द थर्ड स्टेट इंक्लूड प्रोफेशंस सच एज लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। जो थर्ड स्टेट में जो मर्चेंट्स थे, जो मैन्युफैक्चरर्स थे, इनके अलावा भी कुछ और प्रोफेशन थे जो कि थर्ड स्टेट में देखने को मिले थे। उनमें से थे लॉयर्स और कौन से प्रोफेशन देखने को मिले थे थर्ड स्टेट में? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, जो आधिकारिक वर्ग के लोग थे वो भी थर्ड स्टेट में अब देखने को मिलते थे। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव्ड दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। इनका ये मानना था और इनका जो मानना था वो बिल्कुल सही भी था कि जितने भी सोसाइटी में क्लासेस डिवाइड की गई थी उस समय पे, उनको बाय बर्थ कोई भी राइट नहीं मिलना चाहिए। उन्हें जो अधिकार मिलने चाहिए वो उनकी काबिलियत पर मिलने चाहिए। जिस कैटेगरी के, जिस क्लास के वो है काबिल, उनको वो वर्क दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनमें कोई भी टैलेंट ना हो फिर भी उन्हें काफ़ी अच्छी पोस्ट मिल जाए क्योंकि बाय बर्थ वो उस कैटेगरी की क्लास से बिलोंग करते हैं।
रादर अ पर्सन सोशल पोजिशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। उस किसी भी व्यक्ति की जो सोशल पोजीशन है, जो सामाजिक ओहदा है, वो उसके मेरिट पर बेस होना चाहिए, उसके नॉलेज पर बेस होना चाहिए। These ideas envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunities for all। ये जो सोसाइटी थी, ये ऐसे सोसाइटी चाहते थे जो कि स्वतंत्रता, समान नियमों और समान अधिकारों पर बेस्ड हो। वर पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर सच एज। और ये विचारधारा की स्वतंत्रता, समान कानून, समान नियम और समान अधिकारों के जो विचार थे, ये कौन से विचारक, जो फिलोसफर्स थे, कौन से दार्शनिक इन बातों को ज़्यादा बढ़ा रहे थे, उनको बढ़ावा दे रहे थे। जॉन लॉक एंड जॉन जैक रूसो। जो जॉन लॉक और जीन जैक रूसो थे, उन्होंने इन बातों को बढ़ावा दिया कि समाज में स्वतंत्रता का अधिकार, समान नियमों का अधिकार और समान अधिकारों का अधिकार सबको मिलना चाहिए। वो किसी भी क्लास से बिलोंग करता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और जो भी समाज में जो भी कार्य दिए जाए या ओहदा दिया जाए, वो किसी भी पर्सन की मेरिट के बेस पर दिया जाए, उसकी काबिलियत के बेस पर दिया जाए। In his two treatises of government law, Locke sought to refuse the doctrine of the divine and absolute right of the monarch। जॉन लॉक ने अपनी एक बुक थी उनकी, टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, उसमें ये बताया कि जो मोनार्क होते हैं, जो सामंत होते हैं, उनकी जो डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट्स होते हैं, जो उनके अधिकार होते हैं, जो कि वो जन्मना मानते हैं, बाय बर्थ वो मानते हैं कि हमारे पास ये अधिकार है ही, और उनका मिसयूज करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। इनको काफी कंडेम किया ऐसे विचारों को। रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड। रूसो ने भी अपने विचारों को काफी बढ़ावा दिया। प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उन्होंने ऐसी गवर्नमेंट के लिए अपनी बातों को रखा कि ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए। किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए? बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपुल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ऐसी गवर्नमेंट हो जिसमें कि जो लोग हैं और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके बीच में कॉन्टैक्ट होना चाहिए, बात होनी चाहिए, और वो अपनी बातों को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू कह सके, उनसे कर सके कि हमारी ये समस्याएं हैं, हमें इनका ऐसा सॉल्यूशन चाहिए। तो ऐसी गवर्नमेंट हो जिसमें कि लोगों की पहुंच अपने रिप्रेजेंटेटिव्स तक बहुत ही आसान हो, बहुत ही इजीली वो उनसे मिल सके, बात कर सके। इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज, मॉन्टेस्क्यू proposed a division of power within the government between the legislative, the executive and the judiciary। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी बुक में द स्पिरिट ऑफ द लॉज में ये बताया है कि जो गवर्नमेंट की पावर है, वो किसी भी एक स्ट्रीम के पास नहीं होनी चाहिए। वो उन्होंने बताया है कि उनकी जो गवर्नमेंट है, उसको काफी ज्यादा 3 पार्ट में उन्होंने डिवाइड करके बताया है कि उसके 3 पार्ट्स होने चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। कि गवर्नमेंट की, सरकार की शक्ति एक जगह पर केंद्रित ना हो, उसके अलग अलग पार्ट में उन्होंने डिवाइड करके बताया कि इस तरह से गवर्नमेंट को अपना काम करना चाहिए, इस तरह का मॉडल बेस होना चाहिए। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए। और ये मॉडल जो उन्होंने मॉन्टेस्क्यू ने बताया कि फ्रांस में इस मॉडल पर गवर्नमेंट बननी चाहिए, ये मॉडल यूएसए में लागू हो गया, इस मॉडल पर सरकार बनी। आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। जो यूएसए के जो कंट्रीज थी, जो कि ब्रिटेन ने कॉलोनाइज किया था, तो वहां पर स्वतंत्रता हासिल करने के बाद यूएसए की उन 13 कॉलोनीज में इस मॉडल पर सरकार बनी कि वहां पर लेजिस्लेटिव भी है, एग्जीक्यूटिव भी है और जुडिशरी बॉडी भी है। द अमेरिकन इंस्टीट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वॉज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। अमेरिका में जो गवर्नमेंट बनी और वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन था, और उसके बाद जो कि व्यक्तिगत अधिकारों का गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, यानी कि व्यक्तिगत अधिकारों की जो गारंटी थी, और जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन था वो ऐसा बना हुआ था, उसको ऐसा फ्रेम किया गया था कि ये जो भी पॉलिटिकल थिंकर्स थे, जो दार्शनिक थे, जो चिंतक थे फ्रांस के, इनके लिए एग्जाम्पल था कि आपके यहाँ भी इस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए, इस तरह के अधिकार लोगों को मिलने चाहिए, जिससे कि लोग आसानी से स्वतंत्रता के साथ, समान अधिकारों के साथ जी सके।
The ideas of these philosophers were discussed intensively in saloons and coffee houses and spread among people through books and newspapers. जो भी बातें होती थी, जो भी फिलोसफर की बातें होती थी, जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में होती थी, उस समय की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में होती थी, तो इन सारी ही बातों पर, इन सारी ही मुद्दों पर काफी ज्यादा बहस होती थी, काफी ज्यादा बातें होती थी। कहाँ कहाँ पर, सलून्स में भी, कॉफी हाउसेस में भी, जहाँ पर भी लोग इकट्ठा होते थे, पीपल गैदरिंग्स में भी। और ये जो के जो थॉट्स होते थे वो किताबों में भी छपते थे और न्यूज़पेपर्स में भी छपते थे। These were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write। और ये जो लोगों के ग्रुप्स में जब न्यूज़ पढ़ी जाती थी तो काफी तेजी के साथ पढ़ी जाती थी, जिससे कि वो लोग जो कि अनपढ़ हैं, जो कि पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, वो भी इन बातों को सुने और सुनकर जाने कि हमारे देश में इस समय पर क्या चल रहा है, क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, और हमें क्या करना चाहिए, सही का साथ देना चाहिए या गलत का साथ देना चाहिए। क्योंकि उन्हें पढ़े लिखे नहीं है तो उन्हें किसी भी तरह से ब्रेन वॉश करके दूसरी स्ट्रीम में भी ले सकते हैं। तो इसलिए लोगों के बीच ये जो बातें होती थी, जो कि सरकार के खिलाफ, सरकार के जो गलत कामों की निंदा होती थी, वो सारी बातें जो कि न्यूज़पेपर में पब्लिश होती थी, बुक्स में पब्लिश होती थी, उन बातों पर डिस्कशन भी लोगों के बीच में होता था। The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger the protest against the system privileges। उसके बाद ये न्यूज भी आई कि लुई 16 ये प्लान कर रहे हैं कि फिर से टैक्स बढ़ाए जाएंगे राज्यों के खर्च को पूरा करने के लिए, और फिर से ये टैक्स जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्हीं के ऊपर पूरा का पूरा ये बर्डन डाला जाता। तो जब ये न्यूज आई फिर से कि लुई 16 ये प्लान कर रहे हैं कि फिर से टैक्स बढ़ने वाले हैं, तो लोगों के बीच में जो रोष था, जो कि क्रोध था उनकी सरकार के लिए, लुई 16 के लिए, वो और भी ज्यादा बढ़ गया। लोगों के बीच में और भी ज्यादा आंदोलन जैसे, और भी ज्यादा उनके जो कार्य थे और भी बढ़ने लगे। लोग फिर से बढ़ चढ़कर अपनी सरकार के खिलाफ, जो अपने राजा थे उनके खिलाफ बोलने लगे। यहाँ पर सोर्स ए में कुछ यहाँ पर एविडेंस दिए गए हैं कुछ एक्सपीरियंसेस के। अकाउंट्स ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंसेस इन द ओल्ड रिजीम, प्राचीन राजतंत्र में जो अनुभव थे लोगों ने कुछ दिए हैं अपने अनुभव यहाँ पर। पहला है जॉर्ज डैंटन हु लेटर बिकेम एक्टिव इन रिवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स। जॉर्ज डैंटन का यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है उन्होंने अपना, जो कि बाद में रिवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा एक्टिव रहे हैं। wrote to a friend in 1793। जॉर्ज डैंटन 1793 में अपने एक फ्रेंड को लिखते हैं, लुकिंग बैक अपॉन द टाइम व्हेन ही हैड जस्ट कंप्लीटेड हिज स्टडीज। वो अपने समय में याद करते हैं, अपना समय टाइम याद करते हैं जबकि उन्होंने जस्ट अपनी पढ़ाई कंप्लीट ही की थी, उस समय की बात है। आई वॉज एजुकेटेड इन द रेजिडेंशियल कॉलेज ऑफ प्लेसेस। उन्होंने ये बताया कि जब मैं रेजिडेंशियल कॉलेज में था, आवासीय कॉलेज में था प्लेसेस के, तो मैं वहाँ पढ़ाई कर रहा था और मैंने वहीं से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। देयर आई वाज इन द कंपनी ऑफ इम्पोर्टेंट मैन। मैं वहाँ पर उस कॉलेज में इम्पोर्टेंट जो पॉपुलर लोग थे, उस समय के जाने माने लोग थे, उनके साथ में था। वंस माई स्टडीज एंडेड, जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई, आई वॉज लेफ्ट विद नथिंग, तब मेरे पास कुछ भी नहीं था। आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ पोस्ट, मैं एक नौकरी की तलाश में था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू फाइंड वन एट द लॉ कोर्ट्स इन पेरिस। उस समय पेरिस की अदालत में काम पाना बहुत ही मुश्किल था। The choice of a career in the army was not open to me as I was not a noble by birth nor did I have a patron। उस समय मेरे लिए आर्मी में भी कोई पोस्ट लेना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ना तो मैं किसी कुलीन वर्ग से था, मैं नोबल सोसाइटी से भी नहीं था, फर्स्ट स्टेट से भी नहीं था, सेकंड स्टेट से भी नहीं था, और ना ही मेरे पास कोई पैटर्न था, मेरा कोई संरक्षक था जो मेरे लिए ये सब करता। द चर्च टू कुड नॉट ऑफर मी अ रिफ्यूज। चर्च में भी मुझे कोई पद नहीं मिलता, वहां भी मुझे कोई काम नहीं मिलता। I could not buy an office as I did not possess a sou। मेरे पास कोई भी सू नहीं था, वो उस समय की फ्रांसीसी करेंसी थी और लिब्रे हट गई थी, तो उस समय मेरे पास कोई भी सू नहीं थे कि मेरे पास
मैं कुछ ऑफिस खोल सकूँ या अपना ही कोई बिजनेस कर सकूँ, तो उसके लिए मेरे पास उस समय पैसे भी नहीं थे। माई ओल्ड फ्रेंड्स टर्न देयर बैक्स टू मी, मेरे जो पुराने दोस्त थे उन्होंने भी मुझे कोई भी कुछ भी सपोर्ट नहीं किया। द सिस्टम हैड प्रोवाइडेड अस विद एन एजुकेशन, सिस्टम ने, वहाँ की सरकार ने हमें शिक्षा तो दे दी, विदाउट हाउएवर ऑफरिंग अ फील्ड वेयर आवर टैलेंट्स कुड बी यूटिलाइज्ड, लेकिन नौकरी के अवसर नहीं दिए कि हमने जो सीखा है उसको हम यूज कर सके, अपने टैलेंट को सही जगह पर यूज कर सके। उन्होंने हमें पढ़ा लिखा तो दिया था, पर बिना कोई भी अवसर दिए नौकरी का। ये था पहला कि हमें पढ़ने लिखने का तो अधिकार मिला था, लेकिन नौकरी करने के कोई भी अवसर हमारे पास नहीं थे। दूसरा यहाँ पर एक्सपीरियंस दिखाया गया है ओल्ड रिजिम का, प्राचीन राजतंत्र कैसा था, लोग किस तरह के होते थे। एन इंग्लिशमैन अर्थर यंग ट्रेवल्ड थ्रू फ्रांस ड्यूरिंग द इयर्स फ्रॉम 1787 टू 1789। एक अंग्रेज थे अर्थर यंग करके, उन्होंने फ्रांस की यात्रा की 1787 से 1789 के बीच में, एंड रोट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ हिज जर्नीज, और उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में बहुत ही ज्यादा विस्तृत तौर पर लिखा। He often commented on what he saw, उन्होंने जो भी वहां पर देखा उस समय, उन 2 सालों के टाइम पीरियड में, उन्होंने वो भी लिखा कि फ्रांस में उन्होंने क्या देखा। He who decides to be served and waited upon by slaves, ill-treated slave at that, must be fully aware that by doing so he is placing his property and his life in a situation which is very different from that he would be in had he chosen to services of free and well treated men। यहाँ पर ये बताया है कि जो सामंत लोग थे, जो या फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग होते थे, वो अपने लेबरर्स के साथ इतना बुरा व्यवहार करते थे, जो कि उनके लिए सब काम करते थे, उनके कपड़े धोने से लेकर खाना बनाने तक सब काम करते थे, उनके घर को संभालने तक, बाहर के काम करने तक सब कुछ करते थे। वो उनसे बहुत ही ज्यादा इल ट्रीटेड वे में बात करते थे, बिहेव करते थे, बहुत ही गंदे तरीके से उनके साथ बिहेव करते थे। वो ये नहीं सोचते थे कि हम जिनसे काम ले रहे हैं, अगर हम उनसे अच्छे तरीके से बात करेंगे, बिहेव करेंगे, तो वो हमारे लिए खुश होकर काम करेंगे और हमें ब्लेसिंग्स भी देंगे। लेकिन वो क्या करते थे, बिल्कुल क्रूएल पर्सन्स की तरह उनसे बिहेव करते थे। एंड ही हु चूजेस टू डिनाई द अकम्पनीमेंट ऑफ हिज विक्टिम्स ग्रोन्स should not complain if during a riot his daughter gets kidnapped or his son's throat is slit। उन्होंने ये भी बताया है कि जो सिचुएशन चल रही थी ऐसे लोगों की वजह से, कि वो अपने से नीचे वालों का, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, उनका सिर्फ शोषण कर रहे थे, वो भी बहुत बुरी तरीके से। तो उन्होंने ये बताया है कि उनकी कराह सुनते हुए जो मजे लेकर आराम से जो दावतें उड़ाते हैं, उन्हें ये कंप्लेन नहीं करनी चाहिए अगर दंगे में उनकी बेटी किडनैप होती है या उनकी बेटी का गला काट दिया जाता है, तो उन्हें ऐसे लोगों को कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसी सिचुएशंस इन्हीं लोगों की वजह से क्रिएट हो रही हैं। ये लोग जो थर्ड स्टेट के लोग थे, उनसे बहुत ही बुरी तरीके से बर्ताव करते थे, उनका बहुत ही शोषण करते थे और हर तरह से उनको सप्रेस करने की कोशिश करते थे। तो जिसकी वजह से ही थर्ड स्टेट के लोगों ने अपने अधिकारों के लिए, और रही बात टैक्सेस की, तो टैक्सेस जितने भी थे वो भी थर्ड स्टेट के लोग ही पे करते थे। तो इतनी तकलीफ झेलने के बाद भी अगर वो लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, तो इस तरह के लोगों को, जो क्लीन वर्ग के नोबल स्टेट के लोग थे, उनको कंप्लेन करने का कोई अधिकार नहीं है अगर उनके साथ या उनकी फैमिली मेंबर्स के साथ ऐसा कुछ भी गलत होता है तो। This was the topic about the growing middle class in wages and into privileges। तो ये था आपके बारे में कि कैसे मध्य वर्ग ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई, और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर अप किया जाएगा। ओके, थैंक यू।